हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद तुफैल आज आप लोगों की सीरीज सामने कंटिन्यूअस की सीरीज में लेके आया हूँ सेकंड लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने जो है इससे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया है कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी की हमने जो डिफिनीशन बताई थी, क्या बताई थी? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होना चाहिए? फंक्शन की वैल्यू के। यही बात की थी ना। तो डिसकंटिन्यूटी कब हो जाएगी? वो जब ये वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन उसमें से लागू ना हो तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डिसकंटिन्यूअस। जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है, आप जरा ध्यान से देखिए इस फंक्शन को। क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस आपको लग रहा है? नहीं। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम से डिफाइन कर दूं तो देखिए इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है? सीधा सीधा डिसकंटिन्यूअस है। मैंने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि अगर आप ग्राफ खींचना जानते हैं तो ग्राफ की मदद से सीधा सीधा आप डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढ सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस ग्राफ में ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। यही बात अगर हम नेक्स्ट ग्राफ में करें तो आप देखिए इस तरीके से तो ये भी इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिसकंटिन्यूटी है इस वाले ग्राफ में और इन दो ग्राफों में जो डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, तो आप जरा गौर से देखिए इसमें डिसकंटिन्यूटी कैसे है। ये यहां तक तो कंटिन्यूअस था, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचा ये क्या कर गया? जंप कर गया है। और इस वाले ग्राफ में भी देखो, जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुंचा ये क्या कर गया? इस पॉइंट पे जंप कर गया है कि नहीं? तो ये जंप किया है, इसीलिए इस टाइप वाले डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है जंप्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आपको पता है CTN से क्या होता है? कंटिन्यूअस। ओके, लेकिन फिर इसको क्या बोलेंगे? आपको याद है मैंने ये वाला जो कर्व है इससे पिछले वाले वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पीछे देख लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि इस वाले को अगर मैं इस गड्ढे को भर दूं किसी तरीके से, तो ये अगर गड्ढा भर जाएगा तो बताइए ये फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूअस जैसा हो जाएगा। हाँ, तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस जैसा हो जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ये रिमूवल है कि नहीं है? रिमूवल है ना। तो इसीलिए इस टाइप की कंटिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए, फिर जो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एंड जंप्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आइए आपकी NCERT का हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और बोल रहा है कि इसके सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढ कर बताइए। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होता है वो क्या होता है हमारा? वैसे तो ये सभी क्वेश्चंस में लिखा होता है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होता है। जिसे मान लीजिए x की वैल्यू दी गई है 1.5, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन खींचेंगे। आपको पता है यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ होगा कहीं 1.5 और यहाँ पे होगा क्या? 2। तो किस तरीके से हम जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x फाइंड आउट करेंगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये 1.5 के जस्ट पहले जो इंटीजर होगा उस पर क्या करना है? आपको आ जाना है। तो बताइए 1.5 से पहले का इंटीजर कितना है? 1।
तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी 1। वहीं पे अगर हम बात करें x इक्वल टू -1.5 की, तो बताइए ये 0 था तो यहाँ होगा -1, यहाँ कहीं होगा -1.5 और यहाँ कहीं होगा -2। तो आप इसमें कहाँ पे जंप करेंगे बताइए? अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की बात करूँ इसके लिए तो कहाँ जंप करेंगे? ये यहाँ से जस्ट इसके पहले, तो -1.5 के लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का जो है हम क्या खींच लेते हैं, ग्राफ। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करना है, आप सीधा सीधा ग्राफ मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो बताइए अगर मैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ खींचना चाहूं तो कैसे बनेगा वो? क्या वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा? देखिए बताइए अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, कहां से कहां तक? 0 और 1 के बीच की है, तो क्या होगा? क्या ये 0 और 1 की वैल्यू के हर वैल्यू के लिए वो फंक्शन की वैल्यू हमें 0 प्रोवाइड कराएगा? यस। तो अगर मैं ये पॉइंट डिफाइन कर दूं 1 और ये पॉइंट हो गया 2 और ये पॉइंट हो गया 3 और सेम उसी तरीके से इधर -1 -2, यहाँ पे होगा 1 2 और ये 3, फंक्शन यहाँ पे -1 -2 और -3 दे रहा है। ठीक है, तो सेम अगर इसको डिफाइन करने की बात की जाए तो बताइए क्या होगा? 0 और 1 के बीच के लिए ये तो ऐसे ही सीधा सीधा केवल 0 देगा, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 1 होगी तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू तो हमेशा के लिए ही 1 हो जाएगी ना, सीधा सीधा, क्योंकि 1 तो अपने आप में एक इंटीजर ही है, तो वो तो इधर नहीं मूव करेगा। तो ये 1 से और 2 के बीच के लिए हमारा फंक्शन कहाँ जंप कर जाएगा? 1 पे, क्योंकि 1 के लिए 1 है तो 1 हो गया। अब 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे सबके लिए फंक्शन की वैल्यू 1 देगा कि नहीं? लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचने वाला होगा एक गोला लगा देंगे, क्योंकि 2 पे जो वैल्यू होगी वो सीधा सीधा क्या दे जाएगी? 2। और 2 और 3 के बीच की वैल्यू की अगर बात करेंगे तो क्या वो 3 पे जाके इस तरह डिसकंटिन्यूअस शो करेगा? सेम जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं, इस तरीके से। तो आप क्या इस ग्राफ को देख के हमें बता सकते हैं कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? हाँ, क्यों नहीं देख के बता सकते हैं? देखिए सीधा सीधा कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, -2 पे, मतलब जितने इंटीजर्स हैं उसी पॉइंट्स पे ये सीधा सीधा क्या है? डिसकंटिन्यूअस। देखिए ये यहां से लगातार चल के आ रहा था, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचा जंप कर गया ऊपर, फिर लगातार चल के जा रहा था, जैसे 2 पे पहुंचा जंप कर गया, यहां से जा रहा था 3 से ऐसे 4 पे जंप करेगा, 5 पे, 6 पे, इस तरीके से जंप करता जाएगा कि नहीं आगे। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन है वो किस किस पे डिसकंटिन्यूअस होगा? हमेशा हमारे इंटीजर्स पे। देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x के लिए जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है वो क्या होगा हमारा? ये ऑल इंटीजर्स i। ठीक है, सभी इंटीजर्स पे ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 में, जिसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें बोल रहा है कि आप डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ढूंढिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है f(x) इक्वल टू, क्या लिखा गया है जरा गौर से देखिए, 2x प्लस 3, 2x माइनस 3, यहाँ पे है x लेस देन 2 इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। कह रहा है कि इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आप बताइए। अभी हमने आपको क्या बताया था?
जंप्ड जो फंक्शन होते हैं वो डिसकंटिन्यूटी शो कर सकते हैं। मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी दिखाया था। अगर आप इसका ग्राफ बना पाते हैं, बहुत आसान है। अगर ग्राफ नहीं बना पाते हैं तो आप जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कि x लेस आर इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो x इक्वल टू 2 पे ही जंप हुआ होगा। तो ये बात तो पक्की हो गई कि x इक्वल टू 2 के पहले ये जितने पॉइंट्स होंगे उस पे नहीं पूछ रहा है, और x इक्वल टू 2 के उस साइड जितने पॉइंट्स होंगे उस पे नहीं पूछ रहा है। तो बताइए हमें केवल और केवल किस पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पे। अगर हम x इक्वल टू 2 पे इसे डिसकंटिन्यूअस दिखा पाते हैं तो हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मिल जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक, बाकी जो है हम इसकी प्रॉपर्टीज अगले वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो बताइए x इक्वल टू 2 की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या 2 माइनस, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या 2 प्लस, और फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो कंटिन्यूअस है, अगर ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कोई एक भी बराबर ना हो तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे, भाई साहब आप डिसकंटिन्यूअस हैं। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 पर। चलिए 2 माइनस के लिए हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइन होगा बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, यही होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, 2 माइनस के लिए हम कौन सा फंक्शन लें, ऊपर वाला या नीचे वाला। कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा 2 माइनस से। 2 माइनस क्या बोल रहा है, 2 से जस्ट थोड़ा सा कम। तो 2 से कम किस में दिख रहा है, इसी ऊपर वाले फंक्शन में ना। तो हमारा जो यहाँ पे फंक्शन लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 2x माइनस सॉरी 2x प्लस 3, क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन 2x प्लस 3 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए क्या बन गया, 2 यहां जाएगा तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 और 3 कितना होता है 7। ओके, चलिए अब हम जो है बात करते हैं किसकी, अपने राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 2 प्लस। तो 2 प्लस का मतलब क्या, कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे, 2 प्लस का मतलब 2 से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। 2 से ज्यादा किस में मिल रहा है, नीचे वाले में। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नीचे वाला 2x माइनस 3। तो अब बताइए 2 प्लस जब यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 डेट मीन्स 1। आप जरा गौर से देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या मैं सीधा सीधा बोल दूं यहाँ पे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई पूरी तरीके से। तो आपको कभी भी अगर कोई फंक्शन की चेक करनी हो डिसकंटिन्यूटी, तो आप देखिए वो फंक्शन जंप किस पॉइंट पे कर रहा है और उसी पॉइंट पे उसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लीजिए इस तरीके से, और अपना आंसर इस तरीके से लिख दीजिए। चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा गया है f(x) इक्वल टू मॉड x अपान x 0। यहाँ पे लिखा गया है x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखा गया है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमें बताइए। चलिए डिसकंटिन्यूअस पॉइंट की अगर बात करें तो ये फंक्शन फिर से कहाँ पे जंप हो रहा है, जरा गौर से देखिए x इक्वल टू 0 पे ही, तो क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 है और यहाँ कह रहा है 0 पे वैल्यू नहीं लेनी है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हैं।
तो हमें किस पे चेक करना है फंक्शन, x इक्वल टू 0 पे। तो सोल्यूशन की तरफ आप बढ़ चुके हैं, तो देखिए x इक्वल टू 0 पे क्या होगा। क्या हम बोले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस होगा क्योंकि पॉइंट हमारा 0 है, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 0 प्लस इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f0, यही होना चाहिए। चलिए 0 माइनस की अगर हम बात करते हैं, 0 माइनस जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी x टेंडिंग टू 0 माइनस। इसके लिए कौन सा फंक्शन अप्लीकेबल है, ऊपर वाला या नीचे वाला? हम कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। क्यों लेंगे, क्योंकि ये बोल चुका है आप 0 नहीं ले सकते, इसके लिए 0 के अलावा कुछ भी ले लीजिए। जरा आप एक मुझे बात बताइए, मैं आपको काफी देर से एक बात बोलता आ रहा हूं, जस्ट। तो 0 माइनस का मतलब 0 के जस्ट बगल वाला लेफ्ट हैंड साइड में, और 0 प्लस का मतलब 0 के जस्ट बगल वाला राइट हैंड साइड में। अब एक बात आप मुझे जरा कंफर्म कर दीजिए कि 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो बगल वाला नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर होगा कि नहीं? होगा ना। अगर ये नेगेटिव नंबर हो गया 0 माइनस 1, तो ये जो हमारा मॉड x है वो किससे ओपन होगा, माइनस से ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस x अपान x। ओके, तो अब बताइए, ये x से x निपट गया, केवल क्या बचा, -1 ना। यहाँ -1 बचा क्योंकि 0 रखने की जगह ही नहीं थी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है हमारी -1। चलिए राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस है कि नहीं है? तो 0 प्लस पे अगर बात करेंगे तो फिर से मैं यही वाला फंक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि 0 तो केवल ये ले सकता है, 0 के अलावा जो कुछ भी होगा वो ऊपर वाला लेगा। तो 0 प्लस 0 से थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा है ना। तो अगर ये जस्ट ज़्यादा है तो 0 प्लस जब यहाँ डालेंगे तो बताइए 0 प्लस एक पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं, क्योंकि वो 0 के राइट साइड में है। तो अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो मॉड x किससे खुलेगा उस टाइम, हमारा मॉड x खुलेगा हमारा प्लस से। तो x अपान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x अपान x कितना होता है, 1 होता है। तो सीधा सीधा इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 मिल गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं देखकर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है? नहीं ना। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस क्या बोल देंगे हम, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पर, x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर। तो आपको मुझे लगता है अब समझ में आ गया कि ये जस्ट 0 माइनस और जस्ट 0 प्लस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। और 5.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक जितना है सब एक बार ट्राई कर डालिए। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।